तो दोस्तों आज का मुद्दा भाई मानो, आज का मुद्दा शुरू होता है कुछ यहाँ से शुरू होता है। ध्यान से देखेंगे क्या मसला है। Yes, write down Hari Saru. H for Hitler, A for arrogant, R for rascal, I for idiot. Alright, Saru. S for corruptionist. ये लड़ाई करवाएंगे बॉस में और उसमें, है ना। मुद्दा ये है कि भाई ये क्या चल रहा है। लो भाई सीधा मुंह पे लग गई है तो ठीक है। अगर कोई तुम्हारा काम तुम ढंग से करके लेके जाओ और फाड़ के फेंक दे तो तुम तो चोक स्लैम दे दो उसे, है कि नहीं बात। मिलियो अखाड़े में ये बेचारा इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी बेचारा इतनी प्यार से क्यों बोल रहा है। मुक्के क्यों ना बजा दिए, बोलो कुछ तो राज है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी बेचारा इतनी मोहब्बत से क्यों बात कर रहा है। ऑनलाइन वाले से पूछता हूँ क्यों कर रहा है भाई इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी ये बंदा, बता नहीं रहे। बेइज्जती सहने के पैसे मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, और भी आसान जवाब है। इतनी इंसल्ट सहने के बाद भी अगर इतनी ऐसी मुस्कुराहट के साथ काम कर रहा है, हाँ तो रशीद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। पैसा सैलरी कमाने के लिए और वो एम्प्लॉय और वो बॉस के सामने, यानी कि गाली खाने के भी अगर पैसे मिल रहे हैं तो भाई वो हाउस प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकता कि भैया मैंने मकान किराए पे दिया और किराएदार मुझे किराए के साथ साथ गालियां दे रहा है। बिजनेस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ग्राहक को सामान बेच रहा हूं और ग्राहक मुझे पैसे दे रहा है और गाली भी दे रहा है, तो हम भी लड़ लेंगे वहां, है ना मुन्नी। और मुन्नी ये भी नहीं सकती तो अपने कुंडल बेचने गई हो, है ना, राइट। और सुनार जो है वो कुंडल के पैसे दे रहा हो साथ में, तो वहां भी नहीं सुनोगे। और अदर सोर्स में बैंक ब्याज के साथ गालियां बक रहा हो तो भी नहीं झेल सकते। कंपनी डिविडेंड के साथ उल्टा सीधा बोल रही हो तो भी, और मुंह पे फेंक के मार रहे हो पेपर। दुनिया में एक ऐसी ही जगह है जहां पर अपनी गलती ना होते हुए मुंह पे पेपर फेंक के मारा जाए और चुपचाप सह रहे हो, वो कौन सी जगह होगी, वो जॉब में नौकरी, है ना। तो इसलिए उसे नौकरी बोलते हैं। हिंदी में जो नौकर की तरह की जाए वो क्या होती है, नौकरी। अब नौकरी में अगर पैसे मिल रहे हैं सुंदर पीछे जैसे 2000 करोड़ रुपए, है ना, तो ऐसी नौकरी बुरी है ना, नहीं है कोई, क्या बुरी है। तो नौकरी ही एक ऐसी जगह है, नौकरी ही एक ऐसी जगह है जहां पर पैसे के साथ गालियां मिल सकती हैं, है ना। और सही काम करने के बाद भी ये बेइज्जती हो सकती है, बिना पढ़े ही बेइज्जती। सही काम करने के बाद भी क्या हो सकती है ना, इंसल्ट हो सकती है। अब बात आती है ये कि मैं पहचानूंगा कैसे क्वेश्चन में कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस हेड का क्वेश्चन है। तो एक राज की बात लिखेंगे, राज की बात बताओ क्या राज की बात लिखेंगे। अब ये मत लिखना जब बेइज्जती हो, है ना। राज की बात लिखेंगे जहां एक पर्सन का 100% कंट्रोल है। 100% क्या है, कंट्रोल है दूसरे के काम के ऊपर, है ना, ऑन वर्क ऑफ अनदर। तो दुनिया में क्या होगा बस वो, ये रिश्ता क्या कहलाता होगा। सर ये तो मेरे एक्स के साथ भी था, बोल रहा है बेचारा, उसका 100% कंट्रोल था मेरे, तभी तो ब्रेकअप हो गया, नहीं लाया है कि नहीं बात, राइट। ताई की दुनिया में, तुम्हारे पर्सनल बात नहीं कर रहा, तुम्हारे एक्स की दुनिया में बात नहीं कर रहा, ताई की दुनिया में अगर कोई बंदा दूसरे काम पर 100% कंट्रोल रखता है तो कंट्रोल रखने वाला ना एम्प्लॉयर है, और जिसके सही काम पर भी 100% कंट्रोल है वो, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता क्या कहलाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय।
तो अगर कहीं ऐसा देखने के लिए मिल जाए तो आंख मीच कर उसकी इनकम किस हेड में टैक्सेबल कर देना। जो भी वो अमाउंट रिसीव करे, जो भी वो पैसा रिसीव करे, टैक्सेबल अंडर द हेड, कुछ भी पैसा मिले किसी भी नाम से। हाँ लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट में है, ऐसी बातें लिखी होंगी, समझ जाओगे। तो जुम्मा जुम्मा पढ़ना भी सुननी क्या है, सैलरी हेड है कि नहीं बात। तो कोई भी अमाउंट किसी भी नाम से, कोई भी अमाउंट किसी भी नाम से मिले, कहाँ टैक्सेबल कर देना, नाम पे मत जाना, काम पे जाना, भ्रमित मत हो जाना, काम पे जाना। बात समझ में आई, टैक्सेबल करेंगे। अब देखते हैं तुमने इस बात को कितने अच्छे से जाना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ अनदर पर्सन, ये रिश्ता ये कहलाता है। एक हॉस्टल में वार्डन है ना, उसको नाइट में काम करने के नाइट शिफ्ट का पैसा मिलता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट अलाउंसेस। किस हेड में जाएगा वो, बोलो रे बाबू, किस हेड में जाएगा, अदर सैलरी में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, पीजी में जाएगा, बताओ क्यों। तो काम के पैसे तो बीजीपी में जा सकते हैं, काम के पैसे तो अदर सोर्स में भी आ सकते हैं। बोलो, वार्डन कौन होता है ना, गेट कीपर कह दो, चौकीदार कह दो, इस तरीके से। तो चौकीदार को अगर नाइट के अलाउंसेस मिल रहे हैं तो यानी कि उसको नाइट शिफ्ट में काम करने के पैसे मिल रहे हैं, तो उसके काम पर पूरा कंट्रोल है, वरना वो रात में भी काम करेगा, है कि नहीं बात। क्योंकि वो अलाउंसेज हैं, अलाउंसेज मतलब उसे काम पे पूरा कंट्रोल होगा, इसलिए उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। अलाउंसेज मतलब समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, सैलरी हेड में जाएगा, क्योंकि उसके काम पर पूरा कंट्रोल है। रात को 1 घंटा लेट हो गया तो काम से जा सकता है, वो डांट भी पड़ सकती है, उसके पैसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो कंट्रोल मतलब उसको डांटना, पैसे काटना। ये अगर बॉस के हाथ में है, किसी थर्ड पर्सन के हाथ में है, तो जरूर वो बंदा क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। एमपी एमएलए को सैलरी मिल रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डकैत, डकैत बैठे पार्लियामेंट में, है ना। जैसे पिक्चर आई थी उसमें इरफान खान बोलता है, बोलो कि हम डकैत नहीं है, डकैत तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। एमपी एमएलए को सैलरी मिल रही है, किस साइड में जाएगी, जल्दी देखो, टाइम वेस्ट मत करो। सैलरी हेड में जाएगी नहीं जाएगी, बोलो हाँ सर, कहाँ जाएगी, क्योंकि सैलरी मिल रही तो सैलरी। गलत जवाब लगा लो, कई बार तुम्हारा मन करे ना तो आज लिखवाऊंगा, अगली क्लास में कटवाऊंगा। अभी निकमो, अभी बोला तुम्हें एमपी एमएलए। अब मोदी जी क्या है, सोनिया जी क्या है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका बॉस कौन है, प्रेसिडेंट बॉस है इनका। फिर सुन लेंगे बॉस की, कल को प्रधानमंत्री को बॉस कोई डांटने लगे, आप दिख मत जियो या पार्लियामेंट में, सुन लेंगे क्या। तो बॉस कौन है एमपी एमएलए का, तो फिर सैलरी हेड में कैसे चला जाएगा, सैलरी हेड कैसे चुन लिया तुमने, फिर सैलरी हेड कैसे चुन लिया तूने। अच्छा, सैलरी लिखने का मतलब सैलरी नहीं है, तो मैंने क्या, मतलब सैलरी, और मैंने क्या बोला, किसी भी नाम से मिले होश में सुन लेना, कहाँ जाएगा ये, अदर सोर्स। क्योंकि उनका कोई कंट्रोल करने, ये नहीं लग रहा ना भाई, ये नहीं लगता इनके ऊपर। कुछ उन्हें सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस भी मिलेंगे, वो एग्जाम्प्ट होते हैं, डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिलते हैं। अगली खतरनाक बात, पार्टनर्स को तुम अकाउंट्स में करते आए हो सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का बोनस किस साइड में जाएगा, क्यों, सर क्योंकि दूसरा पार्टी इसको सुनाएगा तो सुनेगा नहीं, तो क्या उसको दूसरा पार्टनर बॉस होता है, तो कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में, बिजनेस में। तो ये पीजीपी वाले, पबजी वाले हेड में जाएगा। बात समझ में आई। तो सैलरी नाम से भ्रमित मत हो जाना कि सैलरी लिखा तो सैलरी हेड में भेजूंगा इसे, पता लगा सैलरी व हेड के फॉर्मूले लगा दिए, वहां फॉर्मूले लगने हैं पीजीपी हेड के, क्वेश्चन गलत। मीडियन क्वेश्चन आया तो मीन का फॉर्मूला थोड़ी लगा दोगे ऐसी। भाई अंकुर सर आ गए भाई, फुल टाइम काम कर रहा हूं, फुल टाइम, किस हेड में जाएगा, सैलरी। लेकिन अगर मुझे मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए पैसे, तो किस हेड में जाएगा,
क्योंकि उस पे मेरा उसके ऊपर कोई काम पे कंट्रोल, मैं कैसे पेपर सेट करूं, है कि नहीं बात। अगली बात, अगर मैं कह दूं अपनी कंपनी को कि मैं अपनी सैलरी को माफ छोड़ना चाहता हूं, तो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? हाँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए सैलरी, काम करूंगा सैलरी नहीं लूंगा, रख ले कंपनी अपने पास। सरेंडर टैक्सेबल होगी नहीं होगी? होगी। तो मैंने सैलरी अर्जित तो कर ली, तो ताई कह रही क्यों ना ले रहा, अबे लेके कहीं और दान कर दे, कह रहा ना मैं ले ही नहीं रहा, तो ताई कह रही जेब से टैक्स भरेगा। अगर सैलरी तुम्हारी टैक्सेबल है और तुम उसे वेव कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा सर? हेलो हेलो, अंकल नमस्ते। जी 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 जी, हाँ जी अंकल आ जाए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी जी जी, ठीक ठीक है। ठीक है, अगर तुमने सरेंडर करी है सैलरी एज पर द सरेंडर एक्ट, तब वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारी सैलरी टैक्सेबल है और तुम कह रहे हो मैं तो अपनी सैलरी वेव कर रहा हूं, तो फिर वो सैलरी टैक्सेबल होगी, तुम चाहे उसे मत लो सैलरी, है ना। बस ऐसी नंबर 2 के काम के लिए करते होंगे लोग, कैश में ले लूंगा मत दो पैसे ऐसे, है ना, राइट। अब मान लो भैया मैडम बैठे हो, वो कहने लगी यार कि जैसे कि एक काम करो, सैलरी मैं सैलरी मत दो, मुझे कैश में दे दो। अब तुम कैश में ले लो और अपने अकाउंट में मत लो, तो नुकसान तो है ना देश का हो गया ना। तो कह रहे कैश में ले या मत ले, अकाउंट में ले या मत ले, तूने काम कर लिया तो तू सैलरी ले क्यों नहीं रहा, अब तू ले या मत ले, हम तो तुझसे टैक्स लेंगे। और अगर सरेंडर करनी है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्म भरना पड़ेगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्म भरना पड़ेगा। ये वाली बात, एक बंदा इंडिया में जॉब करता था लेकिन उसने पेंशन कहाँ कमाई है, इंडिया से बाहर कमाई है, तो बताओ पेंशन इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? बोलो, होगी। हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में पढ़ चुके, क्योंकि उसने वो पेंशन अर्न कहाँ की है, ये बात हम ऑलरेडी सेक्शन 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, राइट। अगली बात सुनना ध्यान से, ये बताओ ये बात मैं तुम्हें कहाँ पढ़ाई थी, सैलरी एक फॉरेन एम्प्लॉय को दी जा रही है ना, फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस इन इंडिया इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, अर्न इन इंडिया। अब एक पीटर को यूएस की गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, पर वो सर्विस कहां दे रहा है, तो भाई सेक्शन 5 में अर्न इन इंडिया। अब ये बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बात दोबारा से यहाँ इससे लिखिए, क्योंकि ये सैलरी हेड से रिलेट करती है बात समझ भाई। तुमने जिंदगी भर जॉब यहाँ करी, पेंशन कहाँ ले रहे हो, विदेश में, तो वो सैलरी हेड में, पेंशन भी किस हेड में जाएगी, सैलरी हेड में जाएगी, और तुम्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव अर्न द सैलरी इन इंडिया। एक बंदा फॉरेन गवर्नमेंट से पैसे कमाता है और इंडिया में आके पैसे कमा रहा है, तो क्या होगा, रिसिप्ट इन इंडिया है, तो सैलरी हेड में नहीं, ये तो तुमने वहां पहचान लिया कि अर्न इन इंडिया है। अब अर्न इन इंडिया में इसका हेड तो पहचानो, कौन सा हेड, अदर सोर्स सैलरी, इसलिए लिखिए यहां ये बात। पीटर पार्कर इंडिया आया, इंडिया में आके वो जॉब कर रहा है, अर्न इन इंडिया हो गया, तो तुमने लिख लिया अर्न इन इंडिया, उसने 10 लाख रुपए कमाए। पर जब मैं अर्न इन इंडिया लिखूंगा तो अब मुझे उसका हेड चूज करना है, हेड, तो पांचों में से कौन सा चूज करूंगा, सैलरी चूज करना है, कौन सा, सैलरी। इसलिए लिखी बात है, यहां मेरी पेंशन विदेश में जा रही है, तो विदेश में हुई दी हुई पेंशन में इंडिया में टैक्सेबल करूंगा, ये बात हमने सेक्शन 5 में सीख ली। आज उसका हेड चूज करना है, तो कौन सा हेड चूज करूंगा, सैलरी। बात समझ भाई। एमपी एमएलए हेड कौन सा, अदर सोर्स। पार्टनरशिप हेड कौन सा, पीजीबीपी। तो अब तुम ये तो पहचानोगे सेक्शन 5 से कि इनकम अर्न इन इंडिया है, फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया है या नहीं है। अब ये पहचानना है उसका हेड कौन सा है।
मान लो वो कहता है कि कैलकुलेट करके नहीं दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर, तो मुझे पीजीपी के फॉर्मूले लगाने हैं, अदर सोर्स के फॉर्मूले लगाने हैं, सैलरी के फॉर्मूले लगाने हैं। इस बात को ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेड का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिस समझ गए सैलरी का। अब जब हम सैलरी को टैक्सेबल करेंगे तो ताई ने बोला भैया सैलरी को टैक्सेबल करेंगे बहुत सिंपल से फॉर्मूले से कि सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है ड्यू या रिसीव्ड, विच एवर इज हे पुष्पा अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा। बात समझ में, जो पहले होगा उस महीने टैक्सेबल कर देंगे। अब जैसे मान लो एक बंदे की सैलरी ड्यू होती है 31 तारीख को, एक की सैलरी ड्यू हुई 31 मार्च को, सुनना ध्यान से, मार्च को, लेकिन उसको प्राप्त हुई 7 अप्रैल को, है ना, कॉर्पोरेट में ही चलता है, अगले महीने की 6-7 तारीख को सैलरी आती है। अब उसने ड्यू तो करवा ली मार्च को, अब प्राप्त कर रहा है अप्रैल को। अब मार्च की बात करें तो ये पहला साल हो गया भाई, ये वाला एक फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 2 अगर देखा जाए अकाउंट की भाषा में, है ना, 1 अप्रैल से। तो वो 31 मार्च की जो सैलरी जो उसकी ड्यू हुई है, जो प्राप्त 7 को हुई है, वो इस वाले ईयर में टैक्सेबल होगी, इस वाले ईयर में, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाओ तो वो इस वाले ईयर में टैक्सेबल होगी। तो ताई कह रही है तू उसे अप्रैल में ले, जून में ले, मार्च, अब जून जुलाई अगस्त कभी भी ले ले, तुझे इस वाले ईयर में क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ड्यू और रिसीव विच एवर रिजल्ट ईयर। अब बताओ रिसीव कब हो सकता है, पहले जब मैं एडवांस मांग लूँ, रोल लगाऊं बॉस के आगे, सर मुझे बहुत जरूरत है पैसे दे, मैं मर जाऊंगा सर पैसे दे दो, वो बेचारा कहने लगा चल ले ले भाई पैसे ले ले। अब एक सैलरी जो तुम्हारी ड्यू होनी है मान लो 31 मार्च को, लेकिन तुमने उसे एडवांस में कब प्राप्त कर ली, मान लो फरवरी को, तो टैक्सेबल कब होगी, मार्च या फरवरी में, तो तुम्हारी फरवरी की इनकम में ऐड की जाएगी। एक तुम्हारी सैलरी ड्यू हुई है अप्रैल में, लेकिन तुमने उसे मार्च में एडवांस ले लिया रो पीट कर, तो वो तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर पहले में टैक्सेबल की जाएगी। पर ये तो गलत नहीं है। गलत क्यों है, ताई कह रही है पैसा तू ले रहा है, टैक्स बाद में क्यों दे रहा है। और ड्यू वाले केस में जब तूने पैसा ड्यू कर लिया छोड़ेगा तो है नहीं, तो ताई कह रही टैक्स दे देना भाई। भाई तुम्हारी सैलरी ड्यू होनी है अगस्त में, तुमने वो सैलरी कब ले ली, मार्च में, तो ताई कह रही पैसा तो ले लिया ना, तो पैसा जब तूने लिया तो मेरा भी तो उसमें इंक्लूड है तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है तुझे, सर एक बिजनेस के केस में एडवांस में नहीं, फिर बिजनेस मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस वाले चैप्टर में पूछना, मिक्सिंग मत करो। मिक्स वेज मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती, ना गोभी का स्वाद आता, ना आलू का आता, ना बीन्स का आता, है कि नहीं बात, इसलिए मजा नहीं आता मिक्स वेज में। ठीक है, सुनो ध्यान से, मिक्स वेज में तो ना वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी दिमाग में, समझ में क्या, एडवांस में। अब एक बार ड्यू, अब तुमने 31 तारीख को ड्यू करी, सैलरी तुम्हें मिल रही है अप्रैल के मिड में, तो ताई कह रहे ड्यू करके तूने पैसा अर्जित तो कर लिया ना, कमा तो लिया ना, छोड़ेगा तो तू है नहीं, और जब तू पैसा नहीं छोड़ेगा तो मुझे क्यों देर कर रहा है, जल्दी दे दे पैसा, वसूल तो तू लेगा ही जब तूने काम कर लिया। तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अब इस चक्कर में क्या हुआ, इस फॉर्मूला के चक्कर में एक छोटा सा झोल हुआ, झोल ये हुआ भाई, आराम से ध्यान से सुनेंगे झोल क्या हुआ। झोल ये हुआ कि जब भी हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो हमें पे स्केल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है बाबू, दिन, हाँ भाई आर्टिकलशिप में दिन पूरे देखने पड़ेंगे, बुरे दिन नहीं, यही दिन फेंक फेंक के जो मार रहा है देखने पड़ेंगे भाई, मैंने भी देखे हैं, बाकी दोस्त के वापस दोस्ती कर लिया वो उसकी है, तो कम देखने पड़ेंगे, है ना, वरना देखने तो पड़ेंगे ये। तो भाई देखो पे स्केल बड़े कॉम्प्लिकेटेड से आसान से नहीं दिखाया। पे स्केल कुछ ऐसे दिखाया जाता है ना, यहाँ ठीक से दिखाना, चलो मैं लिख के बताता हूँ, है ना, कि जब भी कोई बंदा जॉब के लिए जाता है तो जब भी वो जॉब के लिए जाएगा उसको कुछ ऐसा पे स्केल दिया जाता है, ऐसा, है ना, हाँ कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ दिया जाता है।
ग्रेड पे 1800, 1900, फिर 4200, 4600 इस तरीके से दिया जाता है ना। तो तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि भाई ये क्या है। आर्टिकलशिप की वीडियो दिखाइए भाई, मुंह पे फेंक फेंक के लगेंगे तुम्हारे पेपर, है ना। कहने सर ने हमारी आर्टिकलशिप का फीचर दिखा दिया। तो कुछ ऐसा होता है, मान लो चलो, है ना, कि भाई तुम्हारा जो ग्रेड पे होगा तो तुम्हारी जो बेसिक सैलरी होगी वो कुछ ऐसे होगी, 10,000। 10,000 के बाद डैश करके लिखा होगा मान लो जैसे 1,000, फिर 1,000 के बाद डैश करके लिखा होगा 14,000, फिर लिखा होगा 2,000 और फिर लिखा होगा 20,000, कुछ ऐसे इस तरीके का होगा। बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी जॉब लगेगी, जिस दिन तुम्हारी जॉब लगी, अब जरूरी तो किसी बंदे की जॉब 1 अप्रैल को ही लगती हो भाई, 1 जनवरी को तो लग सकती है, किसी की नवंबर में भी लग सकती है ना। और तुम्हारा सीए का रिजल्ट आया, मान लो तुमने फाइनल के एग्जाम जुलाई में दिए, अब तुमने जुलाई में तुम्हारा सीए का रिजल्ट आया, मान लो 25 जुलाई, 26 जुलाई, अगस्त में जब भी आया सीए का रिजल्ट, तुम्हारी जॉब लग गई 1 अगस्त से, तो तुम 1 अगस्त से जॉब करोगे, 1 साल इंतजार करोगे 1 अप्रैल का, है ना भाई। पैसे मिलने कमाना शुरू कर दो। तो पे के लिए बोलता है, जब भी किसी बंदे की जॉब लगती है, मान लो उसकी बेसिक पे 10,000 है, उस 10,000 को 1,000 रुपए से बढ़ाते जाएंगे हर साल, जब तक वो कहाँ ना पहुंच जाए, 14,000। हाँ। और जिस साल में वो 14,000 पहुंच जाएगा तब उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, 2,000 रुपये, जब तक वो 20 ना हो जाए। जब तक 20 ना हो जाए। इसे बोलते हैं पे स्केल। समझ में आई बात। अब पहले स्टेप नंबर 1, फिर क्वेश्चन पता क्या लिखा होगा, पहचानो अपने ईयर का, आई बता रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट बेसिक सैलरी ऑफ योर ईयर। तुम्हारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा रहा है बाबू, 23-24। क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट द बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 से असेसमेंट ईयर 24-25, है ना, ये लिखा होगा। अब इस बेसिस पर तुम्हें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी कि भाई साहब ने ज्वाइन करा था कंपनी को ऑन, मान लो 1 जनवरी कर देते हैं, 1 जनवरी 2019 को, कब ज्वाइन करी। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तुम क्या करो, स्टेप नंबर 1 में उसका पे स्केल लिख लो। क्या लिख लो, पे स्केल। ज्वाइनिंग डेट क्या थी बताओ, तो बताओ 1 जनवरी 2019 को, है ना, जब उसने जॉब ज्वाइन करी तो उसकी सैलरी कितनी बताई हमने उन्हें, तो उसकी सैलरी कब बढ़ेगी अब, हर साल कौन सी डेट को, हर साल ज्वाइनिंग डेट को। तो बताओ 1 जनवरी 20 को कितनी होगी ना, 11,000, 1,000 से बढ़ाओ। 1 जनवरी 21 को कितनी होगी, 1 जनवरी 22 को कितनी होगी, 13। 1 जनवरी 2023 को कितनी होगी, 14,000। मुन्ना मुन्नी 1 जनवरी 2024 को कितनी हुई, 16,000। 1 जनवरी 2025 को, तो आगे तक बनाता जाऊं क्या, बोलो। अब वो यहाँ पे लिख देगी, इसके बाद 2-2 हज़ार बढ़ती रहेगी, उसको 100 साल कर दोगे पूरे, एग्जाम में ही बनाते जाना, पेज भर देना सारे, अपने ईयर तक बनाओ। हाँ अपने ईयर तक बनाओ। मेरे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है, तो उसे मैं नाम देता हूँ स्टेप नंबर 2। क्या नाम देता हूँ, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मेरे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है, माई प्रीवियस ईयर इज। अब मुझे 23-24 की सैलरी बनानी है। 23-24 कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 से। तो भाई मैं 1 अप्रैल से लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है। 1 अप्रैल 2000, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में एंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च की सैलरी अलग हो जाएगी। नहीं मुझे नहीं पता, अरे पता, पहले बताओ मार्च में एंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि मुझे मार्च 24 तक की सैलरी चाहिए, क्योंकि मेरे एग्जाम में इन्हीं 12 महीने का डेटा कैलकुलेट करना है,
ना मुझे पिछले साल का कैलकुलेट करना, ना मुझे अगले साल का कैलकुलेट करना। पिछले साल का पिछली बार कर लिया होगा ताकि अपने आप जाने, और आगे वाले मैंने कमाई नहीं तो 25 का कैलकुलेट भी करूंगा भाई मैं, है कि नहीं बात। तो मेरे एग्जाम में फिक्स है इतने ही मंथ मेरे एग्जाम में आएंगे। तो जय शाहरुख खान का सीन लगता क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? तुम्हारा बहुत बेइज्जती थी, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? हाँ देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है, डिपेंड कर रहा है इसको, है ना। तो उस सीरियल, उस शो में क्या था, शाहरुख खान सिर्फ वही क्वेश्चन पूछता था जो 5th की किताब तक होते थे, है ना। तो लोग वो भी जवाब नहीं दे पाते थे, इसलिए मैं गया नहीं। तो ऐसे एक सवाल कि आप 5वीं पास से तेज हैं या नहीं है, आप मुझे बता दो। अप्रैल 23 कहाँ पड़ेगी, यानी अप्रैल 23 को मैं कितने पैसे घर ले जा रहा हूँ? अप्रैल 23 को आप ले जा रहे होगे 14,000 रुपये। मम्मी को मैं कितने रुपए दूंगा? मम्मी मम्मी 14,000। मम्मी कहीं कब कमाएगा ज़्यादा है? मम्मी कमाऊंगा पहले इतने तो ले लो। कितने रुपए? 14,000 पक्का? 5वीं पास सभी तेज होगी नहीं मुन्नी? सर वो तो 5वीं पास से आंसर पे डिपेंड करेगा ना। अरे तो बताओ ना, यही तो है हमारा तो 14,000 ही है। कि सबका 14 आ रहा है। क्या तुम पहचान नहीं पा रहे? अप्रैल 23 कहाँ पड़ेगी? चार्ट है तुम्हारे जैसे बच्चों के तो। अप्रैल 23 मैं क्या डरा रहा हूँ? ये तो आप बता दो, हमें नहीं पता। मैं नहीं बताऊंगा, ये कोई मेरा कोर्स का हिस्सा नहीं है। 5वीं क्लास का बच्चा ही बता देगा अप्रैल 23 कहाँ पड़ेगी। टाइम वेस्ट करा रहे हो। अप्रैल 23 कहाँ पड़ेगी? अप्रैल 23 इस डेटा में अप्रैल 23 कहाँ पड़ेगी निकम्मो? यहाँ नहीं पड़ेगी। नहीं तो भाई जनवरी 23 के बाद ही तो अप्रैल 23 पड़ेगी, या कह दो जनवरी 24 से पहले अप्रैल 23 पड़ेगी। तो जब मेरी जनवरी 23 को 14,000 थी तो अप्रैल 23 को कितनी रही होगी? 14,000, क्योंकि 16 तो जनवरी 24 को ही है ना। तो अप्रैल 23 की सैलरी कितनी है? तो मैं कब कह रहा हूँ गलत बोल रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ। मई में सर 9 महीने तक 14,000 है। जुलाई अगस्त, मैं तो मिठाई का डब्बा कब जाता? मिठाई का डब्बा, हाँ इस बार मिठाई का डब्बा कब जाएगा? जनवरी में, क्योंकि जनवरी ही एक ऐसा महीना है जहां अब तुम बोलोगे मम्मी काजू कतली आई है, काजू कतली, पता नहीं कतली क्यों बोलते हैं उसे, पर काजू कतली आई है क्यों? क्योंकि अब सैलरी मेरी 16 हो गई है। 16 16 और 16, समझ गए? एग्जाम में निकाल सकते हैं 14,000 इंटू 9 प्लस 16,000 इंटू 3, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? माई टोटल बेसिक सैलरी इज 1,74,000। बोलो सिंपल। अगली बात जल्दी से निकाल देना, देर मत करना। बताओ इसी क्वेश्चन में अगर ज्वाइन डेट 1 जनवरी नहीं है, 1 नवंबर 2019 है, अब बताएंगे। अब बताएंगे पे स्केल से सॉल्व करो। पे स्केल सेम ऑनलाइन वाले भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। पे स्केल सेम है, ज्वाइन डेट 1 नवंबर 2019। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 सॉल्व कर दें। पहले बताओ क्या पे स्केल में कोई तब्दीली आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? अब हर बार मिठाई कब जाएगी? तो पहले कब जाती थी? जनवरी में। तो इस बार पे स्केल में 1 नवंबर शुरू करूंगा। तो बताओ 1 नवंबर 19 को कितनी सैलरी? 10,000। 1 नवंबर 20 को 11, 1 नवंबर 21 को 12, 1 नवंबर 22 को 13, 1 नवंबर 23 को 14,000, 1 नवंबर 24 को बोलो 15 क्यों? 2,000 नहीं बढ़ेंगे 14 के बाद? और 1 नवंबर 2025 को
18,000। इसके आगे मत कैलकुलेट करो भाई, टाइम वेस्ट मत करना है। एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? तो स्टेप नंबर 2 कहता है भाई अप्रैल 23 से शुरू हो जा। अप्रैल 23, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 2024। अप्रैल 23 कहाँ पड़ेगी भाई? अप्रैल 23 यहाँ पड़ेगी ना। 1 नवंबर 22 के बाद और नवंबर 23 से पहले अप्रैल 23 पड़ेगी। तो नवंबर 23 से पहले पड़ेगी तो मेरी सैलरी कितनी रही होगी? 13,000। मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मिठाई का डब्बा कब जाएगा घर? नवंबर 23 वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है जो मिठाई का डब्बा जाएगा। तो मिठाई के डब्बे के कितने हो गए? 14,000। शॉर्टकट से सॉल्व कर दो। 13,000 इंटू 3, 4, 5, 6, 7। 13,000 इंटू 7 और 14,000 इंटू 5। आंसर कितना हो गया बाबू लोग? आंसर कितना हो गया? आंसर आएगा 1,61,000। समझ गए बंदा? तो ये तरीका बेसिक निकालने का है ना। टुच्ची बात थी तो बोलो टुच्ची बात थी सर, बोलो है ना। नहीं ऐसा नहीं, एग्जाम में गलत होगा। अभी तो टुच्ची बात थी, ये बीकॉम वाला मैटर है। अब आएगा सीए वाला मैटर। जाने अनजाने हमने इसमें एक जो लोचा करा वो ये करा कि बिना जाने और बिना पहचाने अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जिस महीने की मेरी कमाई है वो सैलरी उसी महीने ड्यू हुई है। क्या करा है? क्या करा है? ड्यू। तो इसमें हमने क्या जाना? बोलो। तो जिससे मतलब अगर मान लो एडवांस या फिर डिलेड सैलरी का जनवरी की सैलरी है तो सेम मंथ में ड्यू है। अभी जो क्वेश्चन किया उन सब में क्या किया? सेम मंथ में सैलरी ड्यू है। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को जो ऊपर है, अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए सेम पे स्केल, ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2019 से ज्वाइन डेट, बट एक छोटी सी लाइन जो बच्चा इग्नोर कर देता है, सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ। सैलरी कहां ड्यू है? सैलरी हर महीने की अगले महीने में ड्यू है। अब बताओ क्या होगा? अब देखो पे स्केल सेम रहेगा नहीं रहेगा? पे स्केल सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा लोचा ये हटा रहा हूं मैं, है ना, सारा लोचा यहां अटकेगा। बताओ क्या? सैलरी अगर अगले महीने ड्यू है और मुझे इस महीने की सैलरी निकालनी है तो बोलो मुन्ना। सर वो जो भी पहले होता है ड्यू और मिलना उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। हाँ तो ड्यू भी अगले महीने और प्राप्त भी अगले महीने। सर तो अगले महीने के हिसाब से होगी। और क्वेश्चन में लिखा है सैलरी ड्यू नेक्स्ट मंथ। ये खतरनाक लाइन लिखी है। अगर ड्यू नेक्स्ट मंथ और क्वेश्चन साइलेंट तो मानेंगे भी ये कि वो प्राप्त भी नेक्स्ट महीने हुई है। अब हमने पढ़ा था ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो जनवरी की सैलरी ड्यू भी फरवरी में और रिसीव भी फरवरी में, है ना। मार्च की सैलरी ड्यू अप्रैल में, रिसीव भी अप्रैल में। नवंबर की सैलरी ड्यू भी दिसंबर में और रिसीव भी दिसंबर में। इससे लोचा क्या हुआ बात है बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस महीने में पैसा कमा रहा हूं उसकी टैक्सेबिलिटी अगले महीने आएगी। सुन रहे हो होश में? इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैंने पैसा कमाया है 14,000 रुपये अप्रैल 23 को, तुमने तो बोला अप्रैल 23 यहां पड़ेगी, अप्रैल 23 यही तो पड़ेगी। तो जो अप्रैल 23 को मैंने पैसा कमाया है निकम्मो, वो एक्चुअली में ताई मुझसे टैक्स अप्रैल में नहीं मांग रही। कब मांग रही है? तो इसका मतलब ये कि अप्रैल की सैलरी अप्रैल के महीने के एक्सेल फॉर्मेट में जब बनाऊंगा मैं, एक्सेल फॉर्मेट समझ गया ना,
तो जब तुम्हारा अकाउंटेंट या तुम कभी जीवन में खुद कैलकुलेट करोगे तो अप्रैल की सैलरी जो ऐसे एक्सेल फॉर्मेट में बनाई जाएगी, वो एक्सेल फॉर्मेट में अप्रैल महीने के आगे नहीं लिख सकते आप, समझ रहे हो? ठीक है ना। अब मान लो ये जो सैलरी है इस तरह का, जब तुम एक्सेल चलाया होगा कभी जीवन में, जब तुम अपना एक्सेल चलाओगे तो वहां पे जो डेटा बनाओगे इंडेक्स 1 2 मंथ लिखोगे, तो इस एक्सेल फॉर्मेट में कभी भी सैलरी कहाँ नहीं जाएगी? अप्रैल में नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये, मान लो ये हमारी एक्सेल शीट है, तो अप्रैल की सैलरी मुझे मई के आगे बताओ, अप्रैल में कितनी थी? अप्रैल 23 में कितनी थी नालायक? तो मई के आगे लिखूंगा, अप्रैल की कहाँ लिखूंगा? मई के आगे। मई की कहाँ लिखूंगा? जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की। पूरी दादा, जो मिठाई का डब्बा जनवरी में जाता था वो जनवरी में नहीं जा पाएगा। मम्मी रैपट तो लगाएंगे, तू तो बोलता जनवरी में सैलरी मिल रही है मम्मी जनवरी में सैलरी बढ़ेगी तो लेकिन मिलेगी फैब में। इसका मतलब जनवरी की सैलरी कहाँ लिखनी पड़ेगी? कितने रुपए? और फरवरी की? मेरे एग्जाम में रुक तो जाओ, अरे भाई रुक तो जाओ, मेरे एग्जाम में मार्च के आगे लिखना ही नहीं है, तो इस वाले मार्च की सैलरी आगे दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ताई कह रही बाबा यहीं तक ही लोचा है। अब इस चक्कर में पता क्या हुआ? इस चक्कर में मार्च 23 वाला एक्सेल का कॉलम खाली रह गया। तो ताई कह रही नहीं लिखनी तो है ही, तो ताई कह रही है भाई ये 11 महीने की सैलरी क्यों लिख रहा है, लिख तो 12 महीने की। तो बताओ मार्च 23 में कौन सी सैलरी आएगी? मार्च 23 में कौन सी आएगी? अरे नालायको, मार्च 23 में तो फरवरी 23 की आएगी। तो तुम यहां ढूंढ नहीं सकते फरवरी 23 में कितने कमाऊंगा मैं? 14। तो यहां पे कितने लिखूंगा? तो मार्च 23 में कौन सी सैलरी आएगी? फरवरी 23 वाली। ओ सॉरी, अप्रैल 23 में कौन सी आएगी? मार्च 23 वाली। तो यहां आएगी मार्च 23 वाली। और इस बार आंसर कितना हुआ? और पिछली बार कितना था? समझ गए? 2000 का फर्क समझ गए? यहां के चक्कर में हुआ है 2000 का फर्क। पिछले वाले क्वेश्चन में 16,000 इंटू 3 किया था, इस बार 16,000 इंटू 2 हुआ है। अगले क्वेश्चन में यही तब्दीली करते हैं। मान लो क्वेश्चन में लिखा आ जाए सैलरी ड्यू नेक्स्ट मंथ। इस बार आंसर कितना आया था हमारा? 161 आया था ना। अब देखो चेंज हो जाएगा आंसर। पे स्केल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पे स्केल तो वैसे ही चलेगा। स्टेप 2 में लोचा होगा सारा। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ, तो पहले मुझे बताओ अप्रैल 23 में कितनी सैलरी है? 13,000। लेकिन लिखूंगा कहां? मई के आगे। मई 23 में कितनी है? तो लिखो जून के आगे। जून में कितनी है? जुलाई के आगे। जुलाई वाली अगस्त के आगे, अगस्त वाली सितंबर के आगे, सितंबर वाली अक्टूबर के आगे, अक्टूबर वाली पूरी दादा अक्टूबर वाली नवंबर के आगे। लेकिन मम्मी तो इंतजार करती है नवंबर में, फिर चांटा लगेगा। तू तो कहता काजू कतली लाऊंगा, हैं रसगुल्ले भी ना लाया तो मम्मी अगले महीने आएंगे, क्योंकि नवंबर में जो सैलरी बढ़ती है वो ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ के चक्कर में दिसंबर के आगे मिलती है। तो दिसंबर के आगे कितनी लिखूंगा? कितना? हाँ 13 के बाद 14 है ना। और दिसंबर की जनवरी 23 के आगे, जनवरी की फरवरी और फरवरी की मार्च में। अब ये कॉलम खाली रह गया अप्रैल 23 का। तो अप्रैल 23 में कौन सी लिखूंगा? मार्च 23 वाली सैलरी। तो यहां तुम बता सकते हो मार्च 23 में कितने कमा रहा हूंगा मैं? 13,000 ही कमा रहा हूंगा। तो पिछली बार था 14,000 इंटू 5, लेकिन इस बार हो रहा है 14,000 इंटू 4। तो इस बार सैलरी इसकी थोड़ी कम आएगी। कितनी आएगी?
1,61,000 पिछली 60 और पिछली बार कितनी आ रही थी 161। 1,000 का झोल समझ गए कहाँ है? नहीं नहीं ना, ये जुगाड़ मत निकालो नए पुराने, है कि नहीं बात? जैसे करो वैसे कर लो, एग्जाम में गलती हो जाएगी, समझ गए ना? बताओ क्यों 1,000 का झोल हो रहा है? क्योंकि यहां पहले नवंबर के आगे ही 14,000 लिख दिया करते थे, लेकिन इस बार नवंबर क्या है, कितनी है? 13,000 ही लिख के जा रही है। 1,000 का यहां फर्क आ रहा है, ऐसे ही यहां 2,000 का आ रहा था फर्क, समझ गए ना? तो अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि ड्यू जो है वो अगले महीने हो और ज्वाइनिंग डेट 1 नवंबर की जगह 1 अक्टूबर भी हो सकती है, 1 जुलाई भी हो सकती है, 1 फरवरी भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, कोई बंदा ज्वाइन करेगा तो भाई 1 तारीख से करता है ना, 30 से नहीं करता कोई ज्वाइन, ठीक है? 15 से भी हो सकती है ज्वाइनिंग, लेकिन ऐसे नहीं कि 30 तारीख को, फिर तो एक दिन का लोचो आएगा ना, एक दिन की सैलरी दूं फिर अगले महीने की पूरी दूं, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। हाँ, तो सारी दर्दी किसके ऊपर है? अकाउंटेंट के ऊपर, फिर चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर। नहीं, फिर गवर्नमेंट को भी दिक्कत है इसमें। अब किसी को तुम कह दो तेरी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल की जगह 31 जुलाई की है, तो 31 मार्च की है, अब एक दिन के चक्कर में वो रिटर्न भरेगा, है कि नहीं बात? तो यूनिवर्सल रूल है ये, या तो भाई किसी को ज्वाइन कराना तो 1 तारीख को कराओ या 16 तारीख को कराओ, तो यानी हाँ कम से कम आधे महीने की सैलरी मिले, ऐसे मिले, है ना? तो यूनिवर्सल रूल होता है, और 10-12 दिन में किसी को आफत नहीं आ रही है। नहीं, फेब वेब में तो फिर वो करवाते तो एक या उसमें करवाते हैं, मोस्टली 99.999% 1 तारीख को ज्वाइन करते हैं। अपने चिंता मत करो, अपने क्वेश्चन में भी 1 तारीख को ही आएगा, है ना? समझ गए? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, ये वाला MCQ में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है कि नहीं बात? कि सैलरी ड्यू हुई नेक्स्ट मंथ पे तो कितनी सैलरी है, सैलरी ड्यू हुई उसी मंथ में तो कितनी सैलरी है। उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी चारों क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है? समझ गए? पे स्केल, अब यहाँ 10,000 की जगह यहाँ 12,000 कर लो, 20,000 कर लो, कॉन्सेप्ट सेम है। स्टेप नंबर 1 पे स्केल डिजाइन करें। स्टेप नंबर 2 अपने ईयर जो फिक्स है, ये फिक्स है, मेरे एग्जाम में ईयर 23-24 फिक्स है, तो स्टेप नंबर 2 23-24 को क्या कर लें, बोलो? 23-24 के ईयर को आराम से या मंथ को आराम से कर लें, याद कर लें, और उतने ही महीने की सैलरी देनी है जो 23-24 में पड़ती है, यानी अप्रैल 23 से मार्च 24 तक।